नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं रोज 10 प्रश्न लेता हूं और प्रत्येक प्रश्न को विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ना, सब आपके इन सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी यूपीएससी स्टेट पीएससी, इन सभी परीक्षाओं में ये जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल काम आएंगे। विशेष करके ये जो यूजीसी नेट और सेट का एग्जाम, उसके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखा करिएगा और कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ये भी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है जो कि काफी बार पूछा जा चुका है। मगध के किस शासक के समय पाटलिपुत्र मगध का स्थायी राजधानी बना? तो आपको बताना है कि जो पाटलिपुत्र, जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन ये जो पाटलिपुत्र है इससे पहले दूसरे नगर मगध की राजधानी हुआ करते थे। तो किस शासक के समय, देखो क्या पूछ रहा है, किस शासक के समय पाटलिपुत्र मगध का स्थायी राजधानी बना? तो किस शासक के समय मगध का स्थायी राजधानी पाटलिपुत्र बना? तो देखो, जो पाटलिपुत्र है उसकी स्थापना की थी उदयन ने। किसने की थी? उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। और ये जो पाटलिपुत्र है, मतलब कि जो उदयन द्वारा जिस पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, वो सोन और गंगा नदी के निकट इसकी स्थापना की गई थी। इसके उत्तर से गंगा नदी प्रवाहित होती है, इसके पश्चिम से सोन नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। ये जो पाटलिपुत्र है इसका नाम पहले शायद पाटलीग्राम हुआ करता था। तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई। किसको? पाटलिपुत्र को। लेकिन बात कर रहा है स्थायी राजधानी। देखिए, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, उसको अपनी राजधानी बनाई, लेकिन उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था, लेकिन वो स्थायी नहीं बन पाया था। क्यों? क्योंकि आगे चल करके जब हर्यक वंश, चूंकि उदयन हर्यक वंश का था, जब हर्यक वंश का पतन हो जाता है और शिशुनाग वंश के शासक शासन करते हैं, ये जो शिशुनाग है ना, इसी ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो ये जो शिशुनाग है ये क्या करता है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वो लेके चल देता है वैशाली। कहां पर? वैशाली, जहां पर लिच्छवी कुल के लोग शासन करते थे। तो वो जो है वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है। तो यहां पर जो पाटलिपुत्र, वो तो भाई स्थायी सिद्ध नहीं हो पाई ना, पाटलिपुत्र से कहां चली गई? वैशाली से। अब क्या होता है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी होता है कालाशोक। कालाशोक क्या करता है, वैशाली से राजधानी उठा करके फिर से पाटलिपुत्र लेकर के आ जाता है और यहीं से पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की स्थायी राजधानी बन जाती है। ध्यान रखेंगे, नगर की स्थापना की थी उदयन ने, और उदयन ने ही पहली बार पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई थी। लेकिन उसके समय में जो है वो स्थायी नहीं रह पाया था, क्योंकि जो शिशुनाग था उसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को मगध की राजधानी बना दिया था। तो यहां आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर स्थायी राजधानी किसके समय में बना तो कालाशोक, पहली बार किसके समय में राजधानी बना तो उदयन। ध्यान रखना। अच्छा, पाटलिपुत्र के अलावा अन्य नगर जो कि मगध की राजधानियां रही हैं ये भी पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले गिरिव्रज, सबसे जो पहले था गिरिव्रज, जो बिंबिसार था ना मगध साम्राज्य का संस्थापक, तो उसके समय गिरिव्रज ये मगध की राजधानी हुआ करता था। बिंबिसार इस समय, अब बिंबिसार ने एक नगर की स्थापना की, राजगृह, जिसको बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने मगध की राजधानी बनाई। तो सबसे पहले गिरिव्रज, उसके बाद राजगृह, जिसको कि बिंबिसार ने स्थापना किया था नगर को, लेकिन राजधानी किसने बनाया? अजातशत्रु ने। उसके बाद फिर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बाद वैशाली, किसके समय में? शिशुनाग के समय में। और वैशाली के बाद फिर से पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी। आगे जब नंद वंश के शासक आए उनके समय में भी पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी बनी। उसके बाद जब मौर्य आते हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार हो, अशोक हो, उसके उत्तराधिकारी हो, इन सब के समय भी पाटलिपुत्र ही पूरे साम्राज्य की राजधानी होती है। शुंग, कण्व, ये लोग भी जो है पाटलिपुत्र से ही शासन करते हैं। यहां तक कि जो
गुप्त शासक हैं वो लोग भी पाटलिपुत्र से ही शुरुआती कुछ वर्षों तक शासन करते हैं। जब तक कि गुप्त शासकों ने उज्जैन पर अधिकार नहीं कर लिया था तब तक उनकी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। ध्यान रखेंगे, बाद में फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसने कि उज्जैन को जीत लिया, उसके बाद फिर राजधानी जो है उज्जैन स्थानांतरित हो जाती है। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो पाटलिपुत्र का बड़ा महत्व था, लेकिन आगे चल करके ना पाटलिपुत्र गुप्त काल में ही हाशिए पर चला जाता है। मतलब कि गुप्त काल में जब उज्जैन को राजधानी बना लिया जाता है तो पाटलिपुत्र का ह्रास होना शुरू हो जाता है, और गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही साथ जो पाटलिपुत्र, जो कि किसी समय में भारतीय राजनीति का केंद्र हुआ करता था, वो धूमिल हो जाता है। वो मतलब उतने महत्व का नहीं रहता है। उसके बाद लंबे समय के बाद, लगभग पाटलिपुत्र नगर की स्थापना के लगभग 2000 वर्ष के बाद उस क्षेत्र में एक शासक हुए जिनका नाम क्या था, शेर शाह सूरी। तो जो शेर शाह सूरी हैं वो पाटलिपुत्र के ही भग्नावशेषों में जो पहले पाटलिपुत्र था ना, तो उसको फिर से स्थापित करने का प्रयास करते हैं और वहां पर एक नए नगर की स्थापना करते हैं जिसको पटना नाम से जानते हैं हम लोग। मतलब कि जो पटना है ना, आधुनिक पटना जो कि पाटलिपुत्र में ही बसा हुआ है, उसकी स्थापना किसने की थी, शेर शाह सूरी ने। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की पुनर्स्थापना किसने की, तो शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी वही है जिसने अकबर के पिता हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। तो उसी शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र नगर की पुनः स्थापना करके उसको पटना के रूप में विकसित किया, और आज ये जो पटना है हमारे बिहार राज्य की राजधानी है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आंसर क्या होगा, काला अशोक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह अकबर द्वारा निर्मित कौन सा किला सबसे विशाल है। तो देखो, जो अकबर था उसने काफी सारे निर्माण कार्य करवाए थे, काफी सारे किले बनवाए थे। आगरे का किला बड़ा फेमस है ना, जो भी आगरा जाता है आगरे का किला आगरे का किला देख करके जरूर आता है। आगरे का किला हो गया, ताजमहल हो गया, आगरे का पेठा हो गया, ये बड़ा फेमस है ना आगरा में पेठा। जब भी मेरे बड़े भाई साहब जब उधर से गुजरते थे ना, सीआरपीएफ में है वो, तो जब वो दिल्ली तरफ से आते थे आगरा होते हुए, तो वहाँ से पेठा जरूर लेकर के आते थे। लेकिन अभी वो दूसरे तरफ हैं, तो आगरे के पेठे को बड़ा मिस करते हैं हमारे यहाँ। तो आगरे का किला किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। उसके बाद देखिए अजमेर का किला, राजस्थान में है ना अजमेर, तो ये भी अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला भी अकबर ने बनवाया था। लाहौर का किला भी अकबर ने बनवाया था। इसके अलावा एक और किला याद रखेंगे, अटक का किला। अटक कहाँ पर है, तो ये पश्चिमोत्तर भारत में है। आज के समय में पाकिस्तान में है। ये सिंधु नदी के तट में कोई नगर है अटक। देखो, एक बोला जाता है ना कि जो मराठा है, मराठा, तो उन्होंने अटक से लेकर के कटक तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ये बोला जाता है ना, काफी सारी पुस्तकों में मराठों के बारे में लिखा जाता है कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय में मराठों ने अटक से लेकर के कटक तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो ये जो अटक है ये पश्चिम में, जो सिंधु नदी के आसपास, और जो कटक है वो कहाँ है, उड़ीसा में। तो ये अटक, तो अटक में जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने। तो 5 किला ध्यान रखेंगे आप लोग, आगरे का लाल किला, अजमेर का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला और अटक का किला। तो इनमें से जो इलाहाबाद का किला है ना, ये सबसे विशाल है, ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद का किला सबसे विशाल है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो इलाहाबाद है, जिसको कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है ना, जो योगी जी हैं उन्होंने इलाहाबाद का नाम फिर से प्रयागराज कर दिया। तो जो इलाहाबाद कुछ समय तक था, उसका जो नाम है इलाहाबाद, ये किसने रखा था, तो अकबर ने रखा था, ध्यान रखेंगे। और उससे पहले इस इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता था। तो प्रयागराज का इलाहाबाद किसने किया था, अकबर ने किया था। और फिर से इलाहाबाद का प्रयागराज हमारे योगी जी ने किया। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद ही प्रयागराज था, किसके समय में हुआ। तो इलाहाबाद का जो किला था ये सबसे बड़ा, सबसे विशाल किला था। और लाहौर में भी किला बनाया गया, अजमेर में भी, आगरा में भी। देखो, जो अजमेर है ना, ये शुरू से ही मुसलमान शासकों के अधीन रहा है, क्योंकि जब मोहम्मद गोरी भारत में आता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परास्त कर देता है मोहम्मद गोरी, तो पृथ्वीराज चौहान जी का जो क्षेत्र था ना, अजमेर हो गया, दिल्ली हो गया, ये उनका गढ़ था। जो अजमेर दिल्ली, ये दोनों उनकी राजधानियां हुआ करती थी। तो अजमेर जो है शुरू से ही मुस्लिम शासकों के अधीन रहा है। तो अजमेर से मुगलों का बड़ा अच्छा संबंध रहा है। तो यहाँ पर भी अकबर ने अपना किला बनवाया। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखेंगे,
तो आंसर इलाहाबाद का किला है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अकबर के समय में ना उसकी जो राजधानियां हैं, एक तो आगरा में हुआ, दूसरा फतेहपुर सीकरी। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में भी इसने जो है निर्माण कार्य करवाया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फतेहपुर सीकरी नया नगर बसाया और वहां पर पूरा जो है किला वगैरह सब कुछ बनवाया, तो फतेहपुर सीकरी भी आप लोग ऐड कर लेंगे। तो आगरा इसकी पहली राजधानी, उसके बाद फिर फतेहपुर सीकरी, उसके बाद फिर लाहौर में अपनी राजधानी लेकर के जाता है और वापस फिर आगरा राजधानी लेकर के आता है। एक और चीज मुझे याद आ रहा है, अकबर के समय में ना 2 स्थानों पर गिरजाघर अर्थात चर्च बनवाया गया था अकबर के आदेश पर, उसकी 2 राजधानियों में, एक तो आगरा में, दूसरा लाहौर में। देखिए, जो पुर्तगाली थे ना, जो गोवा में उस समय तक जम गए थे, क्योंकि जो पुर्तगाली थे 1510 में गोवा पर अधिकार कर लेते हैं। अल्बुकर्क था ना 1510 के आसपास में पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर, तो वो जो है बीजापुर के शासकों से ये जो गोवा है उसको छीन लेता है। तो वहां पर पुर्तगाली जो है जमे हुए थे, और जो पुर्तगाली पादरी हैं वो अकबर के पास आते हैं, लगभग काफी बार आए थे, लगभग 3 बार आए हुए थे, और अकबर खुद भी जो है उनके धर्म के विषय में जानना चाहता था, तो वो खुद भी जो है बुलाता है। और पुर्तगालियों का ये इरादा था कि अकबर जो है ईसाई धर्म को कबूल कर लेगा तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा, लेकिन अकबर जो है ऐसा नहीं करता है। हाँ, लेकिन अकबर जो है क्रिश्चियनों को आगरा और लाहौर में गिरजाघर स्थापित करने का अधिकार दे देता है। तो दोनों स्थानों में, आगरा और लाहौर, इन दोनों स्थानों में गिरजाघर मतलब कि चर्च बने हुए थे। और आगरा में जो चर्च बना था ना, उसको किसने तुड़वाया था? शाहजहां ने। ध्यान रखेंगे, क्योंकि शाहजहां के समय में उसका पुर्तगालियों के साथ झगड़ा हो गया था, तो उसने जो है आगरा के चर्च को तुड़वा दिया था। तो ये तमाम चीजें ध्यान रखिएगा। देखिए, मुझे ना एक क्वेश्चन के पीछे जितनी बातें याद आती जाएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा, तो वो आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। तो इलाहाबाद का किला सबसे विशाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, जो रजिया सुल्तान है ये भारत की पहली शासिका माना जाता है, रजिया सुल्तान को। लेकिन इनसे भी पहले ना, रजिया सुल्तान से पहले भी रानी दिद्दा कश्मीर में शासन कर चुकी थी, रानी दिद्दा। और रजिया सुल्तान के बाद भी कई सारी महिला शासिकाएं हुई, चाहे वो काकतीय वंश जो है ना, चालुक्य काकतीय जो वारंगल में शासन करते थे, तो उधर रानी रुद्रमा देवी, इसके अलावा रानी दुर्गावती, बहुत सारी शासिकाएं हैं। रजिया सुल्तान से पहले रानी दिद्दा, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, रानी दिद्दा जो कि कश्मीर की शासिका थी। तो देख लेते हैं रजिया सुल्तान के विषय में। तुर्क सरदारों ने रजिया का विरोध किया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखो, जो रजिया सुल्तान थी ना, चूंकि ये एक स्त्री थी, और उस समय जो मुस्लिम समाज था, मुस्लिम समाज ही क्या, पूरा भारतीय समाज, किसी भी धर्म का समाज महिलाओं को इतने अधिकार नहीं देते थे, और महिला को शासिका के रूप में स्वीकार करना किसी भी समाज के लिए, मुस्लिम ही नहीं, हिंदू हो, ईसाई हो, किसी के लिए भी ये उस समय एक सहज नहीं था। तो जो रजिया सुल्तान है, इसको इसके पिता इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया था, क्योंकि इल्तुतमिश जब वो जीवित था उसने देखा कि भाई उसके कोई भी बेटे उसके बाद सुल्तान बनने के लायक नहीं है। उसने देखा कि उसकी बेटी ही इस लायक है जो कि आगे चल करके उसकी सत्ता को संभाल सके। तो जो इल्तुतमिश था उसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को, मतलब रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन जो तुर्क सरदार थे, कई सारे तुर्क सरदार थे, वो इल्तुतमिश के इस कार्य से खफा थे। अब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। अब जो तुर्क सरदार है जो रजिया को पसंद नहीं करते थे, वो क्या करते हैं, इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज अर्थात रजिया के भाई, उसको जो है गद्दी पर बैठा देते हैं। बड़ा नालायक टाइप का बंदा था, मतलब कि नालायक नहीं कहना चाहिए, अयोग्य था, सत्ता प्राप्त करने लायक नहीं था, शासन करने लायक नहीं था। तो तुर्क सरदार उसको बिठा देते, क्योंकि तुर्क सरदार नहीं चाहते थे कि एक स्त्री के नीचे हम रहें, क्योंकि सुल्तान मतलब सब कुछ, और रजिया सुल्तान बन जाती है तो जो तुर्क सरदार है वो उसके नीचे आ जाएंगे। जो भी सुल्तान बोलेगी उन तुर्क सरदारों को मानना पड़ेगा। तो वो जो है तुर्क सरदार नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो रजिया सुल्तान थी और उसके जो समर्थक थे, जो इल्तुतमिश के पक्के वाले समर्थक थे ना, वो सब रजिया के भी समर्थक हो जाते हैं। तो वो लोग जो है रजिया का समर्थन करते हैं, और दिल्ली की जनता की सहायता से रजिया जो है रुकनुद्दीन फिरोज को अपदस्थ करवा देती है और खुद दिल्ली के तख्त पर बैठ जाती है। तो ये दिल्ली की आम जनता के सहयोग से गद्दी पर बैठी थी। ध्यान रखिएगा, दिल्ली की जो आम जनता थी ना, वो
वो रजिया को पसंद करती थी कि भाई हमारी जो सुल्तान है वो यही बने, क्योंकि रजिया एक स्त्री थी और उस कारण से उसकी मतलब लोग उसको पसंद करते थे कि ये कुछ अच्छा कर सकती है इस टाइप से। तो दिल्ली की जनता के सहयोग से ये गद्दी पर बैठती है, हालांकि तुर्क सरदार विरोध करते हैं। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला दिया है सुल्तान की शक्ति व सम्मान में वृद्धि करने के लिए रजिया दरबार में पुरुष वेश में आती थी। जी हाँ, देखो क्या था कि रजिया सुल्तान जनता के समर्थन से सुल्तान तो बन गई थी, लेकिन समस्याएं उसके लिए खत्म नहीं हुई थी। जो तख्त उसको मिला था वो कांटों भरा हुआ था उसके लिए, मतलब बहुत सारी समस्याएं थी। तो उसने क्या किया, सुल्तान की जो शक्ति है, सुल्तान का जो सम्मान है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए, उसको फिर से बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, दरबार में जो भी दरबार का जो काम होता है, जब वो सुल्तान बैठता है ना, दरबार लगाता है, तो उस समय वो पुरुष वेश धारण करके दरबार में आती है। वो दो वस्त्रों के नाम पूछा जाता है, कई सारे पेपर में पूछा भी गया है। एक याद रखेंगे आप लोग, कुबा। ये जो कुबा है उस समय पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला कोट होता था, कोट जैसा होता था कुबा। दूसरा कुलाह, कुलाह ये टोपी होता था, टोपी, कुलाह हाँ टोपी जैसा होता था कुलाह। और जो कुबा है ये कोट होता था। तो ये जो चीज़ें हैं उस समय के जो सुल्तान होते थे वो पहना करते थे पुरुष। तो ये चीज़ जो है रजिया सुल्तान वो पहन करके दरबार में आती है और वो अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाती है। मतलब कि देखो, एक स्त्री क्या सजना संवरना लजाना ये सब चीज़ें होता है। तो जो रजिया थी उसने इन सब चीज़ों को त्याग दिया और एक सुल्तान कैसे रहता है वैसा रहना वो शुरू कर देती है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन दिया है, रजिया ने गैर तुर्कियों को उच्च पदों पर प्रदान किया, बिल्कुल सही है। देखिए, जो तुर्क सरदार थे वो तो रजिया का विरोध कर रहे थे, तो यहां पर रजिया क्या करती है, जो गैर तुर्की सरदार थे जो कि रजिया का समर्थन कर रहे थे, उनको ऊंचे ऊंचे पद पर बैठाना शुरू कर देती है। तो यहां पर तीनों कथन सही हैं, ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, रजिया सुल्तान का ना एक कथित प्रेमी भी था, याकूत नाम का, याकूत। ये जो याकूत था ये घुड़शाला का प्रधान था। जो अश्वशाला होता था ना, जिसको क्या बोलते थे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो घुड़शाला का जो पोस्ट होता था, शायद अमीर आखुर ऐसा कुछ होता था शायद, मैं अगले वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो याकूत से इसका प्रेम संबंध था ऐसा बताया जाता है। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी रजिया सुल्तान, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र वाली। वैसे सच बताऊं तो मैंने नहीं देखी है मूवी, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूं कि वो मूवी देखूं। लेकिन अगर आप लोगों ने देखी होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत उसका देखा है बीच बीच का, तो उसमें जो याकूत का जो कैरेक्टर है वो धर्मेंद्र ने प्ले किया है और हेमा मालिनी रजिया सुल्तान बनी हुई है। तो देखिएगा, मैं भी जरूर देखूंगा आने वाले कुछ दिनों में। तो जो रजिया सुल्तान है उसका प्रेमी था याकूत, और ये जो याकूत है इसको तुर्क सरदारों ने मार दिया था, क्योंकि जो रजिया थी वो याकूत को मतलब बड़े बड़े पद दे रही थी, उसको ज़्यादा महत्व दे रही थी। अच्छा, रजिया सुल्तान के समय में ना जो पंजाब अथवा लाहौर, देखो पंजाब का जो केंद्र होता था लाहौर होता था, तो कई बार ना पंजाब को लाहौर भी लिख देते हैं। तो जो पंजाब का जो सूबेदार था जिसका नाम था अल्तुनिया, वो विद्रोह कर देता है और जो रजिया है वो उसके विद्रोह को दमन करने को जाती है, लेकिन जो अल्तुनिया है वो रजिया को ही कैद कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो रजिया सुल्तान है वो जो है अपना स्त्री होने का फायदा उठाती है और अल्तुनिया को अपने मोह पास में फंसा लेती है और उससे विवाह कर लेती है। और अल्तुनिया और रजिया ये दोनों जो है दिल्ली की ओर बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में ही इनकी हत्या कर दी जाती है। तो जो रजिया सुल्तान थी मात्र 4 वर्ष ही शासन कर पाई थी, 1236 से लेकर के 1240 तक। तो इसका जो शासन काल था संघर्ष से भरा हुआ था। तो ये तीनों कथन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। एक तरफ जो है पुस्तकें हैं, मुगल कालीन पुस्तकें, और दूसरी तरफ उनके लेखक। तो देखिए, शाहजहांनामा इसको लिखा था इनायत खान ने। शाहजहांनामा को किसने लिखा था, इनायत खान ने, शाहजहांनामा। और ये जो पुस्तक है ना औरंगजेब के समय में लिखा गया था, और इसमें औरंगजेब के शासनकाल के 10 वर्षों का इतिहास भी मिलता है, बाकी शाहजहां का इतिहास तो मिलता ही है। तो शाहजहांनामा, इनायत खां, बाबरनामा, ये जो बाबरनामा है बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने खुद ने लिखी है बाबरनामा। और ये जो बाबरनामा है मूलतः तुर्की भाषा में लिखा गया था तुजुके बाबरी नाम से। आगे चल करके अकबर के समय में अब्दुल रहीम खाने खाना,
जो बहुत बड़े कवि थे ना, तो उन्होंने जो है इसको तुजुक बाबरी को तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, तब इसका नाम पड़ा बाबर नामा। उसके बाद अकबर नामा, ये तो अधिकतर लोगों को पता होगा। ये अबुल फजल ने लिखा है, जो कि अकबर के मित्र भी थे, सलाहकार भी थे और दरबारी इतिहासकार भी। उसके बाद हुमायूं नामा, ये गुलबदन बेगम जो कि अकबर की बुआ थी, अर्थात हुमायूं की बहन थी, तो इसने जो है गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। और ये जो हुमायूं नामा है ना, दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग में बाबर का उल्लेख मिलता है, मतलब कि गुलबदन बेगम ने एक भाग में अपने पिता का जीवन चरित्र लिखा है और दूसरे में अपने भाई के विषय में लिखा है। तो गुलबदन बेगम, अच्छा, गुलबदन बेगम की ये जो रचना है, इससे ये पता चलता है कि जो मुगल कालीन जो शहजादियां हुआ करती थी, मुगल कालीन स्त्रियां हुआ करती थी, उनको भी अच्छी खासी शिक्षा दी जाती थी। भाई पढ़ी लिखी होंगी ना, तभी तो इतना बड़ा ग्रंथ लिख डाला। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपका उत्तर होगा। देखते हैं, स आपका उत्तर होगा 3 4 1 2। कुछ और चीजें मैं बता देता हूं। एक आप लोग याद रखेंगे, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी जो कि जहांगीर की आत्मकथा है, मतलब जहांगीर ने खुद लिखा है। अच्छा, एक ध्यान रखेंगे आप लोग, याद रखिएगा, मध्यकालीन भारत में ना जो दिल्ली सल्तनत है और मुगल साम्राज्य, तो इन दोनों में 3 शासकों के नाम याद रखेंगे। एक तो फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था, उसने अपनी आत्मकथा लिखी तारीख फिरोज शाही। उसके बाद बाबर ने बाबरनामा और जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी। तो ये 3 शासक जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजाद हिंद फौज में महिला बटालियन किसके नाम पर था? तो देखो, आजाद हिंद फौज, इससे अपने सुभाष चंद्र बोस जी जुड़े हुए थे और आजाद हिंद फौज ने विदेशी सहायता से, जापान वगैरह की सहायता से भारत पर, पूर्वोत्तर भारत, वहां अटैक किया था ना, और कुछ क्षेत्रों को अपने अधिकार में भी कर लिया था, लेकिन अंततः ब्रिटिश सेना से इनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ये जो आजाद हिंद फौज थी ना, यहां पर एक महिला बटालियन भी थी। तो इस महिला बटालियन का नाम किसके नाम पर था, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई, माता लक्ष्मी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, रानी दुर्गावती। तो देखो, ये जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल है ना, ये इस महिला बटालियन की कैप्टन थी। जो महिला बटालियन थी ना, उसकी कैप्टन थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, और बटालियन का नाम था रानी लक्ष्मीबाई बटालियन। ध्यान रखेंगे, रानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई बटालियन, ये नाम था आजाद हिंद फौज में महिला बटालियन का। और इसकी कैप्टन कौन थी? तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ध्यान रखना इस चीज को। और जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी ना, उन्होंने सन 2002 में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था एपीजे अब्दुल कलाम के विरुद्ध। मतलब ये काफी समय तक जिंदा थी, तो इन्होंने जो है एपीजे अब्दुल कलाम के विरुद्ध राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां इनको जो है हार का सामना करना पड़ा था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। वैसे ये वाला टॉपिक जो अभी मैंने बताया, राष्ट्रपति का चुनाव, तो वो पॉलिटिक राजनीति का सवाल होगा, संविधान वाला भाग का, लेकिन कई सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। तो लक्ष्मी सहगल ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखो, मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना हुई थी 1906 में स्थापना हुई थी ना अपने मुस्लिम लीग की। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन था, ये आपको बताना। अधिवेशन जो पहला जो अधिवेशन हुआ होगा, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो वैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही उसका अधिवेशन भी हुआ। तो उस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, जो नवाब सलीमुल्लाह खां थे ना, ये ढाका के नवाब थे, ये संस्थापक थे। आगा खां भी संस्थापक थे। मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो भाई बहुत बाद में जुड़े थे। तो ये जो मुश्ताक हुसैन है, इन्होंने ही पहली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखेंगे, मुश्ताक हुसैन। तो किस तरह से इसकी स्थापना हुई थी, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं। तो देखिए, जो 1 अक्टूबर सन 1906, ये टाइम आप लोग याद रखिएगा,
1 अक्टूबर सन 1906 में इस समय ना जो भारत का जो वायसराय था वो शिमला में हुआ करता था। इस समय वो उनकी दूसरी राजधानी हुआ करती थी। तो 1 अक्टूबर सन 1906 की स्थिति में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो वो जो है शिमला में होते हैं। तो शिमला में उनसे एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल मिलता है, और ये जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल है ये इसलिए मिलता है कि हमको जो है हमारे हित में, मतलब कि मुस्लिमों की जो मुस्लिम समाज में जो भी व्याप्त बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए हमको एक संगठन की आवश्यकता है, तो वो हमको स्थापना करना है, उसके लिए आप जो है कुछ परमिशन दीजिए। इस टाइप से वो लोग जो है लॉर्ड मिंटो से मिलने को जाते हैं। और कई सारे इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है कि ये जो प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिलने गया था ये अंग्रेज अधिकारियों द्वारा ही भेजा गया था, ताकि इस तरह की कोई संस्था गठित हो और फिर आगे जो हुआ वैसा हो। क्योंकि मुस्लिम लीग फिर कांग्रेस ये दोनों जो है अलग थलग हो गए। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए लड़ा करती थी और जो कांग्रेस है वो स्वतंत्रता के लिए। तो अब जो है ये लोग गए 1 अक्टूबर 1906 को, तो जो लॉर्ड मिंटो है वो मान जाते हैं। और फिर आगे चल करके 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। संस्थापक सदस्य कौन थे? तो नवाब सलीमुल्लाह खां, ये ढाका के नवाब थे और स्थापना ढाका में हुई थी। इसके बाद जो मुस्लिम लीग है वो फिर अपने काम में लग जाती है। देखो मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसे कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था शुरुआत में कि अपने को जो है ब्रिटिश सरकार में अपने को अधिकार चाहिए, हमको जो है सेवाओं में स्थान चाहिए, कानून हमारे लिए बनने चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, इस टाइप की चीज़ें थी कांग्रेस में। लेकिन जो मुस्लिम लीग का था उसका अलग था। उसका ये था कि हमको जो है हमारे मतलब मुस्लिम समाज में अपने लोगों को शिक्षित करना है और बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में जाना है और ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्त बने रहना, ये इनका जो है उद्देश्य था। तो ये लोग जो है अपना काम में लग जाते हैं जैसे ही इनकी स्थापना होती है। और काम क्या था? अपने लिए विशेष अधिकार प्राप्त करना। और पहला डिमांड इनका ये था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और सांप्रदायिक मताधिकार। तो ये लोग जो है अपने काम में कामयाब हो जाते हैं। और सन 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लागू हुआ था ना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो 1909 में, तो इसमें जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन और पृथक मताधिकार का अधिकार दे दिया जाता है। पृथक मताधिकार को मैंने पीछे किसी वीडियो में समझाया था, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। मतलब कि पृथक मताधिकार से मतलब है कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र, मान लो एक ये निर्वाचन क्षेत्र है, यहां से एक विधायक चुना जाना है और उसके लिए जो है मान लो 10 व्यक्ति खड़े हो जाएंगे और उन्हीं 10 व्यक्तियों में से उस विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग एक विधायक चुनेंगे। लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत क्या होगा? अब मान लो यहां पर हिंदू और मुस्लिम दो भागों में बांट दिया गया। अब जो हिंदू मुस्लिम की जो संख्या है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, कहीं पर भी है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। तो वहाँ से जो है एक हिंदू विधायक चुना जाएगा और एक मुस्लिम विधायक चुना जाएगा। और जो हिंदू व्यक्ति है वो अपने जो हिंदू विधायक के लिए जो खड़े हुए होंगे चुनाव में उन्हीं को वोट दे पाएंगे और मुस्लिम वाले मुस्लिम को। तो ये क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और सांप्रदायिक मताधिकार, जो कि देश को बांटने का काम करता था। और यही चीज ना भारत विभाजन के लिए कारण भी बना था। तो ये सन 1909 में मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी कामयाबी थी इस तरह के निर्वाचन प्रणाली को प्राप्त करके। आगे चल करके फिर सिखों ने मांग की, फिर जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे ना, उन्होंने दलितों के लिए भी इस तरह की मांग रखी थी। लेकिन महात्मा गांधी के सूझबूझ से इस तरह का कोई काम नहीं हो सका। नहीं तो फिर आज जो है दलित भी अलग होते, सब कोई अलग होते, सब बट चुके होते। तो यही वाली चीज जो है ना बांटने का काम कर रही थी, ध्यान रखेंगे। और यही भारत विभाजन का कारण भी बना, पृथक निर्वाचन प्रणाली और पृथक मताधिकार। देखो जो चुनाव में जो आरक्षण होता है वो अलग चीज है, बाकी ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली ये तो भाई बहुत बेकार चीज है, बांटने का ही काम करती है। मैं ना इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या था, जब हम लोग ये सुधार वगैरह पढ़ेंगे उस टाइम पर। तो ध्यान रखेंगे। मुश्ताक हुसैन ये जो है प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है, अकबर को 1551 में गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इस समय अकबर की आयु ना मात्र 9 वर्ष की थी, 9 वर्ष का था। इसका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। और
1551 में मात्र 9 वर्ष की आयु में इसका जो इसको गजनी का सूबेदार बना दिया जाता है। गजनी जो कि पश्चिमोत्तर भारत में है उस तरफ, तो वहाँ का इसको सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि इसके जो पिता थे ना हुमायूं, वो इस समय पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर चुके थे, जैसे कि काबुल वगैरह में। भारत में इस समय उसका अधिकार नहीं हुआ था, क्योंकि शेर शाह सूरी ने उसको भगा दिया था ना 1540 में। तो 1540 से 1555 तक जो हुमायूं था वो भारत से बाहर रहा। हालांकि काबुल, गांधार इस तरफ के क्षेत्र पर उसका अधिकार हो चुका था। तो 1551 में गजनी का सूबेदार बनाया गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, 1551 में ही ना अकबर का पहली बार निकाह होता है। इसका जो है पहली बार विवाह होता है किससे? रुकैया बेगम से। आप लोगों ने जोधा अकबर वाला जो शो आता था ना जीटीवी पर, उसमें भी देखा होगा रुकैया बेगम। तो रुकैया बेगम से जो है इसका 9 साल की उम्र में विवाह हो गया था। और रुकैया बेगम जो है हुमायूं के छोटे भाई की बेटी थी, मतलब कि अकबर की चचेरी बहन थी। तो रुकैया बेगम इसकी पहली बेगम थी। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, भारत की सत्ता पुनः प्राप्त करने के पश्चात हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। जब हुमायूं जब देखता है कि भारत में शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है, कमज़ोर हो चुके हैं वो लोग, तो वो जो है सही मौके के तलाश में था और उसको ये अच्छा अवसर लगा और वो जो है भारत पर अटैक कर देता है। 2 युद्ध लड़े जाते हैं, सरहिंद का युद्ध और मच्छीवाड़ा का युद्ध। और इन दोनों युद्धों में हुमायूं जो है अफगानों को परास्त कर देता है और अपनी खोई हुई सत्ता पुनः प्राप्त कर लेता है। इसके बाद वो क्या करता है, अकबर को लाहौर का सूबेदार बना देता है। कब? 1555 में। देखो 1555 में इसने अपनी सत्ता पुनः प्राप्त की। तो 1555 में भारत की सत्ता पुनः प्राप्त करने के बाद अकबर को लाहौर अर्थात पंजाब का सूबेदार बना दिया गया। अगला पॉइंट दिया है, बैरम खां से पहले अकबर का संरक्षक मुनीम खां था। तो देखिए ये कथन भी सही है। देखो जब 1555 में अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया जाता है ना, तो अकबर का जो पुराना संरक्षक था मुनीम खां को ना, जब हुमायूं भारत का जब वो अभियान कर रहा था तो उस टाइम पे अकबर का उसको संरक्षक बनाया हुआ था। तो जब अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया गया तो उसका जो पुराना जो संरक्षक था मुनीम खां, उसको हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर बैरम खां जो कि हुमायूं का मित्र भी था, उसको जो है अकबर का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। और मुनीम खां का क्या होता है, तो जो मुनीम खां है इसको हुमायूं अपने दूसरे बेटे मिर्जा हाकिम उसका संरक्षक बना देता है। अकबर का एक भाई भी था मिर्जा हाकिम, तो मिर्जा हाकिम का संरक्षक बनाया गया किसको? मुनीम खां को। तो ये कथन बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। तो बैरम खां 1555 में अकबर का संरक्षक बना और उसके बाद फिर 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय भी अकबर जो है लाहौर में था। लाहौर में जो गुरुदासपुर है वहीं पर एक कलानौर नाम का स्थान है, वहाँ पर था बैरम खां के साथ। और जैसे ही पता चला कि हुमायूं की डेथ हो गई, हुमायूं की डेथ भी बड़े अटपटे तरीके से हुई थी, सीढ़ियों से फिसल गया था, लुढ़कते लुढ़कते गिर गया और बाद में फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब तुरंत मृत्यु नहीं हुई, बाद में हुई कुछ समय बाद। तो जैसे ही पता चला कि हुमायूं की डेथ हो गई है तो बैरम खां ने कुछ दिनों तक तो ये बात छुपाई। बाद में फिर क्योंकि देखो क्या था कि कई बार जो है छुपाना भी पड़ता है, क्योंकि जो हुमायूं था ना वो लंबे समय तक बिस्तर में भी पड़ा था क्योंकि घायल हो गया था बुरी तरह से। तो बात जो है छुपा के रखी गई थी। बाद में फिर जब डेथ हो जाती है तब फिर अकबर का वहाँ राज्याभिषेक होता है। वहाँ कोई तख्त वक्त कुछ नहीं था, वो लोग तो बिल्कुल तंबू वगैरह गाड़ वाड़ के वहाँ रह रहे थे। तो ईंटों से ना एक ऊंचा स्थान बनाया जाता है, ईंटों से एक ऊंचा स्थान बनाया जाता है। मतलब कि मान लो कोई मैदान है तो वहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा चबूतरा टाइप का स्थान बनाया जाता है और उसी के ऊपर जो है अकबर का राज्याभिषेक करवाया जाता है। तो कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था। उस समय अकबर लगभग 13.5 या फिर 14 वर्ष का रहा होगा। तो तीनों कथन यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिपन जो कि भारत का वायसराय था, तो रिपन के विषय में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। रिपन, इसका जो कार्यकाल था 1880 से 1884 तक था ना रिपन का, लॉर्ड रिपन। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। जी हाँ बिल्कुल सही है पहला कथन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसको लाया किसने था?
तो लॉर्ड लिटन, जो कि रिपन से पहले भारत का वायसराय था, लॉर्ड लिटन। जो लॉर्ड लिटन था उसने 1878 में ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है इसको लाया था। क्यों लाया था? भारत में जो समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे स्पेशल भारतीय भाषाओं में, जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे, उनके विरुद्ध ये एक्ट या अधिनियम लाया गया था। अंग्रेजी अखबारों के विरुद्ध नहीं था, चाहे भारतीय लोग अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन करते हों उनके विरुद्ध भी ये नहीं था। मतलब कि कोई भी समाचार पत्र, चाहे उसको भारतीय निकालता हो या अंग्रेज निकालता हो, उसके विरुद्ध ये समाचार पत्र नहीं था, केवल भारतीय भाषाओं के विरुद्ध था, चाहे उसको कोई भी निकालता हो। तो इससे जो है कई सारे जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रभावित हुए थे। एक समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका, जो कि बांग्ला में निकलता था, वो तो भाई अपना लैंग्वेज ही चेंज कर देता है, अंग्रेजी में प्रकाशन शुरू कर देता है। तो ये बड़ा बेकार चीज था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारतीयों ने काफी विरोध किया। तो जो लॉर्ड रिपन थे ये काफी मतलब उदार रवैया रखते थे, अच्छे वायसराय माने जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, तो बड़ी अच्छी चीज थी। उसके बाद अगला दिया है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की, बिल्कुल सही है। जो लॉर्ड रिपन है इन्हीं को श्रेय दिया जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने का। मतलब कि जो पंचायती राज है, नगरों में नगरीय निकाय है, तो उस तरह की जो चीजें हैं उसको स्थापित करने का श्रेय रिपन को जाता है। हालांकि ये चीजें पहले भी थी, लेकिन जिस रूप में हम लोग देख रहे हैं ना, तो उस टाइप का लॉर्ड रिपन द्वारा शुरू किया गया था। नहीं तो क्या ये लोग तो खत्म ही कर देते ना गांवों के पंचायत को। कई सारे राजा महाराजाओं के समय में भी पंचायत व्यवस्था चलती थी, और गांव के तो भाई अपने अलग से चलते थे, उनका जो समाज उमाज वाला गांव स्तर पर। लेकिन कई बार जो है कई सारे शासकों ने, जैसे कि चोलों ने, चोल शासक, दक्षिण के जो चोल शासक है ना, उन्होंने भी स्थानीय शासन व्यवस्था को काफी महत्व दिया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस काल में स्थानीय शासन व्यवस्था काफी मजबूत था या फिर उन शासकों ने अच्छा ध्यान दिया, तो वो चोल थे। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो लॉर्ड रिपन ने जो है भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। अगला दिया है, प्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत, बिल्कुल सही है। 1881 में प्रथम दशकीय जनगणना शुरू हुआ। देखो हमारे भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है ना, लेकिन इस बार थोड़ा सा कोरोना के चलते जो है चीजें अव्यवस्थित हो रही है। नहीं तो प्रत्येक 10 वर्ष में, जैसे कि 1881 में हुआ सबसे पहला जनगणना, उसके बाद 1891, फिर 1901, 1911, 1921, ऐसे करते करते जो है 2001, 2011 और अभी 2021 में होना था। लेकिन अभी जो है सारी चीजें अव्यवस्थित चल रही है, जनवरी माह में नहीं तो हो जाता है। तो इसकी शुरुआत भी जो है किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। वैसे ना अगर भारत में जनगणना की बात करें तो सबसे पहले भारत में जनगणना का कार्य लॉर्ड मेयो ने किया था। लॉर्ड मेयो ने 1872 में, लॉर्ड मेयो, इसने ना 1872 में पहली बार जनगणना करवाया था। लेकिन वो जो जनगणना था सॉरी 1872 में जो जनगणना हुआ था वो मतलब आगे के लिए नहीं था, वो बस एक करवा लिया गया था। लेकिन जो लॉर्ड रिपन था उसने 1881 में जनगणना करवाया और उसके बाद आगे आने वाले समय के लिए भी व्यवस्था करके चला गया। तो लॉर्ड रिपन के समय में व्यवस्थित जनगणना, जो कि दशकीय जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होगी, तो ये व्यवस्था करने वाला कौन था? लॉर्ड रिपन। अगर आपसे पूछा जाए दशकीय जनगणना, तब आप लगाएंगे लॉर्ड रिपन। अगर सादा पूछ दे कि भारत में पहली बार किसने जनगणना करवाया, तो लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो, ध्यान रखेंगे, मेयो, लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। देखिए ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है कि किस वायसराय की हत्या हुई थी, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह गए हुए थे वहाँ पर मतलब निरीक्षण करने, तो वहाँ किसी कैदी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 1872 में प्रथम जनगणना और 1881 में प्रथम दशकीय जनगणना। उसके बाद दिया हुआ है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल ये भी जो है लॉर्ड रिपन के समय में आया था। इल्बर्ट बिल क्या था? तो देखिए ये जो इल्बर्ट बिल था ना, आप अगर सुनेंगे तो बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा चीज था इल्बर्ट बिल। रिपन के समय में लाया गया था, रिपन के द्वारा। तो इल्बर्ट बिल के द्वारा क्या होने वाला था कि
भारत में उस समय काफ़ी सारे अंग्रेज लोग रहा करते थे, यहाँ काम करने को आते थे, कई सारे घूमने आते थे। काफ़ी कम लोग बसे यहाँ, लेकिन काफ़ी अंग्रेज यहाँ पर रहा करते थे। और जो अंग्रेज यहाँ रहते थे उनसे अपराध भी हुआ करता था, कुछ भी अपराध। तो उनके उनके द्वारा जो भी अपराध होते थे या फिर वो अगर कोर्ट में जाते थे किसी भी कारण से, तो उनकी सुनवाई अंग्रेज न्यायाधीश ही किया करता था। जबकि भारतीय कोई भी अपराध करे या भारतीय किसी कारणवश कोर्ट में जाता है तो उसकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीश, उसके अलावा अंग्रेज न्यायाधीश भी कर सकता था। मतलब कि भारतीयों के लिए अंग्रेज और भारतीय दोनों न्याय करेंगे, लेकिन अंग्रेजों के मामले में सिर्फ अंग्रेज न्यायाधीश ही उनके लिए सुनवाई कर सकते थे। भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों की सुनवाई का अधिकार नहीं था। तो इल्बर्ट बिल के द्वारा क्या होने वाला था कि जो न्यायाधीश है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो अंग्रेज हो, वो भारत में रहने वाले सभी, मतलब कि सीधा सीधा ये था कि अब जो है इल्बर्ट बिल के पारित होने के बाद भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। तो ये जब चीज प्रस्तुत हुआ, ये चीज, तो जो अंग्रेज थे उन्होंने विरोध किया कि भाई हमारे मामलों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज था, तो इसका जो है अंग्रेजों ने काफी विरोध किया था। तो सोचिए, रिपन जो कि खुद एक अंग्रेज थे, इस तरह का बिल लेकर के आए थे, तो इसी के चलते उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो इल्बर्ट बिल ये रिपन के समय से संबंधित है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, ये भी जो है लॉर्ड रिपन के समय में आया था, पहला फैक्ट्री अधिनियम, क्योंकि इस समय तक ना भारत में कुछ छोटे मोटे फैक्ट्री स्थापित हो गए थे। 1881 में पहला फैक्ट्री अधिनियम लाया गया और इस फैक्ट्री अधिनियम के तहत ये तय किया गया कि फैक्ट्रियों में, कारखानों में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम नहीं करवाया जाएगा। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम नहीं लिया जाएगा। वहीं 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम लिया जाता है तो उसके काम के घंटे निश्चित होने चाहिए, ये तय किया गया। तो ये जो है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम था। इसके बाद और भी फैक्ट्री अधिनियम आते हैं जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स, उनके हित में कुछ काम किया जाता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे फैक्ट्री अधिनियमों के विषय में। तो यहाँ पर पांचों आपका सही हो जाता है, पांचों कथन। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में मुगल शहजादा का साथ दिया था? तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो इन्होंने, ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, तो जो गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र, जो कि खुद बादशाह बनना चाहता था, इसके पिता थे जहांगीर, और जहांगीर जो है 1605 में तख्त पर बैठा बादशाह बना और ये लगभग 1606 में ही इसने विद्रोह कर दिया था। कौन था ये? खुसरो। तो जो खुसरो है ये भाग करके पंजाब चला जाता है और गुरु अर्जुन देव ने जो खुसरो था उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप जो है आगे चल करके राजा बनोगे, बादशाह बनोगे, इस टाइप से। तो इससे जो है जहांगीर गुस्सा हो जाता है और अर्जुन देव की हत्या कर देता है। तो यहां पर आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूं। गुरु हरगोविंद ये अर्जुन देव जी के पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर, इनका औरंगजेब ने हत्या करवा दिया था। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी जो कि औरंगजेब के समकालीन थे, और बहादुर शाह जो प्रथम था ना, बहादुर शाह जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी, उसके भी समकालीन थे। और बहादुर शाह जैसे, मतलब कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो औरंगजेब के बेटों के बीच उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष शुरू हो जाता है। और बहादुर शाह प्रथम जो अगला बादशाह बना, तो उसका साथ दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, और बहादुर शाह ये बादशाह बन जाता है। और जो गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने बहादुर शाह का साथ दिया था, इनको जो है, इनके साथ वो मैत्री संबंध स्थापित कर लेता है और गुरु गोविंद सिंह जी को 5000 जात और 5000 सवार मनसब प्रदान करता है। और जो गुरु अर्जुन देव थे ना, वो बहादुर शाह के साथ दक्षिण में भी गए हुए थे। तो यहाँ पर 2 लोगों का नाम आ रहा है, गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह जी। तो इनमें से दोनों ने ही एक तरह से मुगल शहजादों का साथ दिया था, लेकिन यहां पर जो आंसर होगा वो गुरु गोविंद सिंह होगा। देखिए कैसे, देखिए गुरु अर्जुन देव, ये अगर हम बात करें तो उस टाइम पर एक धार्मिक गुरु थे। मतलब कि उस टाइम पर ना, अर्जुन देव जी से पहले, अर्जुन देव जी तक जो सिख गुरु थे वो केवल और केवल धर्म से जुड़े हुए थे, राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं था। उनके यहाँ कोई भी जाएगा, कोई भी जाए, किसी भी धर्म का हो, वो उसको आशीर्वाद देंगे कि भाई तुम जो है दूधो नहाओ पूतो फलो, इस टाइप से तरक्की करो। जो राजकुमार जाएगा, शहजादा जाएगा, उसको तो यही आशीर्वाद दिया जाएगा ना कि भाई आप जो है बादशाह बनोगे, राजा बनोगे, इस टाइप से। तो
इनका तो ठीक था। उसके बाद देखिए, जब गुरु अर्जुन देव जी की हत्या होती है ना जहांगीर द्वारा, उसके बाद फिर जो सिख हैं जैसे कि हरगोविंद, ये फिर अपने सिख लोगों को बोलते हैं कि भाई अब जो है हमारा धर्म खतरे में है, अब हमको तलवार उठाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो इसके बाद जो है सिख जो है राजनीति में प्रवेश करते हैं और वो लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। और जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके समय में तो ये चीज़ और बढ़ जाता है कि उनका जो राजनीतिक दखल जिसको अगर हम लोग बोलें, तो हालांकि ये लोग कोई बड़ा राज्य वगैरह स्थापित नहीं करते, लेकिन बाद में फिर जो बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी के बाद वो फिर सिक्के विक्के भी चलवाते हैं। तो अर्जुन देव जी वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म गुरु थे, उस नाते उन्होंने आशीर्वाद दिया था। बाकी जो गुरु गोविंद सिंह जी थे ये तो भाई उत्तराधिकार के युद्ध में ही बहादुर शाह के साथ खड़े थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह, सॉरी गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, कर लेते हैं। पहला कथन दिया हुआ है, जलालुद्दीन खिलजी के समय सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक था ना ये, तो इसका जो शासनकाल था 1290 से 1296 तक, इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी धोखे से हत्या कर दी थी। तो कथन क्या बोल रहा है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में कड़ा मानिकपुर क्षेत्र का सूबेदार हुआ करता था। जलालुद्दीन खिलजी ने ही इसको कड़ा क्षेत्र का, कड़ा जो इलाहाबाद है ना उसको कड़ा बोला जाता था उस समय, तो कड़ा अर्थात इलाहाबाद, उस तरफ का सूबेदार बनाया गया था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। तो जिस समय जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, तो 1294 इसका काल मैंने बताया 1290 से 1296। तो 1294 में इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि कड़ा का सूबेदार था, ये जो है दक्षिण भारत के एक राज्य देवगिरी पर आक्रमण कर देता है। देवगिरी, ध्यान रखेंगे उस समय वहां का राजा रामचंद्र देव हुआ करता था, और देवगिरी को परास्त कर देता है। और जो देवगिरी का शासक होता है वो फिर उसको कुछ पैसा वैसा, सोना चांदी बहुत सारा दे करके विदा कर देता है कि भाई ठीक है, तुम्हारा युद्ध का हर जाना के लिए मैं ये सब चीज दे रहा हूं। तो वो जो है आक्रमण किया था कब? 1294 में। तो पहला कथन बिल्कुल सही होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपनी इच्छा से सुल्तान को बिना बताए देवगिरी पर आक्रमण किया था, और आगे चल करके ना यही चीज जो है जलालुद्दीन खिलजी के हत्या का कारण भी बन जाता है। मतलब कि जब अलाउद्दीन खिलजी वापस कड़ा आता है और जलालुद्दीन खिलजी को जब पता चलता है कि उसकी अनुमति के बिना दक्षिण में आक्रमण किया गया था, तो वो तो एक बार को गुस्सा हो जाता है। लेकिन जब उससे बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी आपसे मिलना चाहता है, दक्षिण से उसको जो भी माल मिला है, जो भी खजाना मिला है, वो आपको देना चाहता है, तो इससे जो है जलालुद्दीन खिलजी थोड़ा खुश हो जाता है। और बताया जाता है उसको कि अलाउद्दीन खिलजी आपसे अकेले में मिलना चाहता है, क्योंकि वो आपसे डरता है, क्योंकि आपको बिना बताए वो दक्षिण में आक्रमण कर दिया था। तो ये जो चीजें थी ना, ये अलाउद्दीन खिलजी की चाल थी, जलालुद्दीन खिलजी को अपने पास अकेले बुलाने के लिए। तो जो जलालुद्दीन खिलजी है वो चल देता है अकेला, बिना हथियार वगैरह, मतलब जो भी उसका जो तलवार वगैरह है वो रखा रहा होगा, लेकिन अपनी सेना वेना के साथ नहीं जाता है, अकेले जाता है। अच्छा, यहाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने ना जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से विवाह किया था। तो जो जलालुद्दीन खिलजी है वो अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है, मतलब एक तरह से वो खुश भी होता है कि ठीक है, तुमने मुझे बिना बताए वो दक्षिण पर आक्रमण कर दिया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी को दक्षिण से आए हुए खजाने में इंटरेस्ट था। तो अलाउद्दीन खिलजी धोखे से उसकी हत्या कर देता है और खुद जो है सुल्तान बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में पहली बार दक्षिण भारत में इन मुस्लिम शासकों द्वारा, जो दिल्ली सल्तनत वाले जो शासक थे उनके द्वारा पहली बार दक्षिण में ये जो मुस्लिम थे गए हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो है सुल्तान द्वारा ये आक्रमण नहीं करवाया गया था। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। शब्दों को देखिए, आप लोग शब्दों को ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा ऐसा तो नहीं लिखा है ना, अगर ऐसा लिखा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया, तब वो जो कथन है गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया था। लेकिन उसके समय में जो मुस्लिम शासक थे दिल्ली के, उसके समय में जलालुद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण में गए थे। तो ऐसे आप लोग शब्दों को ध्यान रखेंगे। तो ये पहला कथन सही है। अगला देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण पर आक्रमण
आक्रमण किया, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। देखो, अलाउद्दीन खिलजी जो कि अपने चाचा के समय में 1294 में पहली बार दक्षिण गया था, लेकिन उस समय वो सुल्तान नहीं था, लेकिन एक सुल्तान की हैसियत से एक सुल्तान द्वारा दक्षिण पर सबसे पहले आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। जब वो सुल्तान बन जाता है ना, तो उसके बाद, क्योंकि वो तो भाई पहले भी दक्षिण में आक्रमण किया था, जब वो सुल्तान नहीं था तो दक्षिण में देख लिया भाई बहुत खजाना है, बहुत माल मिलेगा। तो जैसे ही वो सुल्तान बनता है और उत्तर भारत के राज्यों को जीत लेता है, राजपुताना के राज्यों को जीत लेता है, तो उसके बाद वो दक्षिण की ओर नजर घुमाता है और दक्षिण में अपनी सेनाएं भेजना शुरू कर देता है। तो एक सुल्तान का अगर नाम पूछे कि किस सुल्तान ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में आक्रमण किया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। और वही किसके समय में सबसे पहले किया गया था, तो जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं किया था, उसके समय के उसके भतीजे ने किया था। तो चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, दोनों कथन यहां सही है। उस पर तीसरा कथन बोल रहा है, गयासुद्दीन तुगलक के समय सर्वप्रथम दक्षिण भारत के राज्यों का दिल्ली सल्तनत पर विलय हुआ। जी हाँ, ये कथन भी बिल्कुल सही है। हम लोग अभी दूसरे वाले कथन में आते हैं, फिर तीसरे को समझाता हूं। देखिए, मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जिसने 1296 से लेकर के 1316 तक शासन किया, 20 वर्ष तक। शुरुआत के वर्षों में उसने गुजरात को जीता, राजपुताना के क्षेत्रों को जीता, जैसे कि मेवाड़ हो गया, रणथंभौर हो गया, इन सब को जीता। शुरुआत में मालवा वगैरह को जीता शुरुआती कुछ वर्षों में। जब उसने पूरे उत्तर भारत को जीत लिया, राजपुताना से लेकर के गुजरात वगैरह सबको, तब जो है वो दक्षिण भारत में अपनी सेनाएं भेजता है। मलिक काफूर, जो गुजरात से मिला हुआ हिजड़ा था ना, जिसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, तो मलिक काफूर को उसने प्रधान सेनापति बना रखा था। और मलिक काफूर के नेतृत्व में ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेनाओं को दक्षिण की ओर भेजा। देवगिरी को जीता जाता है, वारंगल को जीता जाता है। इसके अलावा ये जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेनाएं हैं वो होयसल, द्वार समुद्र तक पहुंच जाती है। तो उस तरफ के क्षेत्रों को वो जो है युद्ध में पराजित कर लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन उसने इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में नहीं किया, मतलब अपने अधिकार में किया, लेकिन दिल्ली सल्तनत में उनका विलय नहीं किया। वहां जो जो भी राजा थे, जैसे कि देवगिरी में जो राजा थे रामचंद्र देव, उनको वही बने रहने दिया गया। बोला गया कि भाई हमको वार्षिक कर दो। वारंगल के जो राजा थे उसको भी बोला गया वार्षिक कर दो। दक्षिण के जितने भी राज्यों को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता, उनको उसने अपने सल्तनत का हिस्सा नहीं बनाया, उनको अपना करद राज्य बनाया। ध्यान रखेंगे, करद राज्य। करद राज्य मतलब कि वो जो राजा हैं अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, जो चाहे वो करे, लेकिन हमको जो है वार्षिक कर देते रहे। इस टाइप से अलाउद्दीन खिलजी ने व्यवस्था किया। देखिए, जो समुद्रगुप्त था ना, जिसने दक्षिण के काफी सारे राज्यों को जीता था, 12 राज्यों को परास्त किया था ना दक्षिणापथ के, लेकिन उन राज्यों को उसने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। उन राज्यों को अपना करद राज्य बना लिया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। तो ठीक वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण के राज्यों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, उनको अपना करद राज्य बनाया। अब आते हैं तीसरे वाले कथन में। तो तीसरा वाला कथन क्या बोल रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक, जिसने दिल्ली सल्तनत के तीसरे राजवंश तुगलक वंश की स्थापना की, तो गयासुद्दीन तुगलक के समय सर्वप्रथम दक्षिण भारत के राज्यों का दिल्ली सल्तनत में विलय हुआ। तो ये बिल्कुल सही है। देखो, जो गयासुद्दीन तुगलक था उसके समय में ना दक्षिण के जो राज्य थे, चाहे वो देवगिरी हो, वारंगल हो और दूसरे राज्य, उन सब का सीधे सीधे दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया गया। मतलब जो कर देते थे ना पहले, उनको जो है खत्म कर दिया गया। भाई को हमको कर वर नहीं चाहिए, पूरा राज्य को उसने जो है सीधे सीधे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो चीजों को आप लोग समझिएगा। सबसे पहला सुल्तान जिसके समय में मुस्लिम सेनाएं दक्षिण की ओर बढ़ी, वो जलालुद्दीन खिलजी था। लेकिन इसमें जलालुद्दीन खिलजी का कोई हाथ नहीं था। पहला सुल्तान जिसने अपनी सेनाएं दक्षिण की ओर भेजी, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के राज्यों को तो जीता, लेकिन उनका विलय अपनी सल्तनत में नहीं किया। दक्षिण के राज्यों का सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में विलय करने वाला राजा कौन था, सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक ने ना अपने बेटे जौना खां, जो कि आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना, उसको वारंगल भेजा था। और वो जो है वारंगल के राजा को परास्त कर देता है 1323 में।
1323 में जो वारंगल का राजा है प्रतापरुद्र देव, वो हथियार डाल देता है और वारंगल को सीधे सीधे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। और जब मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में सुल्तान बना ना, तो उसके समय में दिल्ली सल्तनत सर्वाधिक विस्तृत था, क्योंकि पूरा का पूरा जो उत्तर भारत है, राजपूताना के काफ़ी सारे हिस्से, गुजरात, मालवा, दक्षिण के राज्य, ये सब जो है उसके अधिकार में थे। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दिल्ली सल्तनत बिखरना भी शुरू हुआ था, क्योंकि उसी के समय में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, ये लोग अस्तित्व में आए और साम्राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शुरुआती कुछ वर्षों में ना उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। पूरा जो विजयनगर साम्राज्य, पूरा जो बहमनी साम्राज्य, ये सब उसके साम्राज्य के अंग हुआ करते थे, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत में मिलाए गए थे। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या फिर मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई उसमें अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके आप उतना शेयर कर दिया करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।